द हेल्थ शो के साथ हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हम हर मरतबा अपने शो में एक कंसल्टेंट को ऑन एयर लेते हैं और फिर हम किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आप भी हमारे साथ शामिल होते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है। आज हम जिस मर्ज पे बात करेंगे, हम कैरी ऑन करते हैं लास्ट वीक से आई डिजीज़ के ऊपर। हमारे साथ लास्ट वीक डॉक्टर सकाफ अहमद आफ्ताब मौजूद थे। काफ़ी डिटेल में हमारी आंखों की अमराज के ऊपर बात हुई है। तो इसी सिलसिले के अंदर हमने डॉक्टर आमिर पाशा को आज अपने साथ ऑन एयर लिया है। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शो पे आने का। डॉक्टर साहब, हम आंखों की डिजीज़ के ऊपर बात करेंगे, तो पहले थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बताइएगा प्लीज़। जी, मेरा नाम डॉक्टर आमिर पाशा है। मैं इस्लामाबाद से हूँ और 2001 में यूके आया था। वहाँ पे मैं पेम्स हॉस्पिटल में काम करता था, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी करता था। अच्छा। मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर थे और मेरी वाइफ भी डॉक्टर है। वो भी, हम सब यहीं काम करते हैं अब तो शॉप में। डॉक्टर साहब, आपकी आई जो है वो आपकी स्पेशलिटी है, तो हम आंखों के अमराज के बारे में, जैसे हमने लास्ट वीक बात की थी डॉक्टर सकाफ अहमद आफ्ताब से, और हम इस वीक भी आपसे बातचीत करेंगे। सफ़ेद मोती के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि सफ़ेद मोतिया, सबसे पहले बताइएगा कि क्या होता है। सफ़ेद मोतिया एक टर्म है जो कि हमारे पुराने ज़माने में बुजुर्गों ने इस्तेमाल शुरू की थी, जब किसी को उम्र के हिसाब से आँख में एक सफ़ेद चीज़ चमकनी शुरू हो जाती थी। अच्छा। और उसके साथ लफ्ज़ इस्तेमाल होता था मोतिया बिंद, कि जी उसकी नज़र बंद हो गई और उसकी आंख में सफ़ेद चीज़ नज़र आ रही है, इसलिए उस चीज़ को सफ़ेद मोतिया कहा जाता था, जिसको अब कैटरैक्ट कहते हैं। अच्छा। लकीली ज़माना चेंज हो गया है। अब हमें उतना इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि नज़र इतनी ख़राब हो या मोतिया इतना एडवांस्ड हो कि उसका इलाज किया जाए। और उसका इलाज, जैसे आप जानते हैं और आपके नाज़रीन भी जानते होंगे, कि उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन में से ही मुमकिन है। जी। तो जनरली लोगों को जो महसूस होता है वो ये है कि हर साल जब वो जाते हैं अपने ऑप्टिशियन के पास, जो कि जाना चाहिए उनको रेगुलरली, तो उनकी नज़र थोड़ी थोड़ी कम होती है, ऐसे जैसे कि धुंध में से देख रहे हैं। अच्छा। और वो पहला साइन होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि हमें सामने से चमक ज़्यादा आती है लाइट की, खास तौर पर रात को ड्राइविंग करते हुए। अच्छा। तो ये कुछ अलामात होती हैं जिससे कि थोड़ा सा शक शुरू होता है कि ज़रूर आदमी को कैटरैक्ट शुरू हो गया। आमतौर पे कैटरैक्ट तो होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 60s में, 70s में। लेकिन अच्छा। कुछ ऐसे कैटरैक्ट भी हैं जो कि पैदाइशी भी होते हैं। कुछ ऐसे कैटरैक्ट हैं जो कि आंख में चोट लगने से हो जाते हैं। लेकिन सबसे कॉमन वही है जिसको कि सीनाइल कैटरैक्ट कहते हैं। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, आँख के ऊपर जो लेंस होता है, इसके ऊपर झिल्ली आ जाती है सफ़ेद कलर की कोई? हाँ जी, वो ऐसा है कि अगर आप आंख को एक गेंद समझें, जी, उस गेंद के अंदर की बात कर रहे हैं हम। अच्छा। उसमें एक ऐसी लेंस जैसी चीज है जो कि हम जो भी चीज देखते हैं उसको फोकस करती है। अच्छा। उस लेंस के अंदर जो है ट्रांसपेरेंट होता है वो, ऑलमोस्ट। अच्छा। तो जैसे उम्र गुजरती है उसके अंदर कुछ पंप्स होते हैं जो कि उसको साफ रखते हैं। वो उसको साफ नहीं रख सकते या कमजोर पड़ जाते हैं, तो उसमें गदलापन आना शुरू हो जाता है। एग्जैक्ट लफ्ज गदलापन है उसके लिए। अच्छा। वो गदलापन बढ़ता जाता है टू सच ए लेवल कि वो बिल्कुल सफेद हो जाता है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने से बहुत पहले जो है नजर जो उसमें थोड़ा सा असर पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक। लेकिन ये लेयर नहीं आती एक्चुअली। ये एक तरह से समझे एक लेंस, जिस तरह ऐनक का लेंस होता है, उसके बीच में लेंस के मटेरियल में गदलापन शुरू हो जाता है। अच्छा। तो उसको फिर अंदर से एक तरह से साफ कर देते हैं वैक्यूम करके। सही। तो डॉक्टर साहब, इसका ताल्लुक कोई सिर्फ एज से है या उसके अलावा भी कोई और रीजंस होते हैं? सबसे कॉमनेस्ट तो एज का ही मालूम है जी, जो कि होता है एडवांसिंग एज में। जैसे मैंने कहा, कुछ बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं, पैदाइशी होता है उनको, उनके लिए बाज डिजीजेस हैं जो कि जब माँ के पेट में होते हैं तब हो जाएं तो वो पैदा होते हैं तो कैटरैक्ट होता है। कुछ इस किस्म के हैं जो कि मरूसी होते हैं कि उनके खानदान में चला आ रहा है कि 10-12 साल की उम्र में बच्चे को मोतिया बनना शुरू हो जाता है। फिर जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसी सूरतें होती हैं जिसमें कि आंख में चोट लगी, खास तौर पे ब्लंट ट्रॉमा, ऐसी चोट जिससे कि आंख अपनी जगह पे रही लेकिन वो एक तरह से दब के गेंद की तरह और फिर ठीक हो गई।
تو اچھا اس میں بھی کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ چونکہ جو میٹابولزم ہے اندر آنکھ کے اس میں تھوڑی سی کہہ لیں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، تو اس جی کی وجہ سے وہ جو گدلا پن دور کرتا ہے میکینزم، وہ گدلا پن دور نہیں ہوتا اور وہ اچھا بڑھتا جاتا ہے، اور اس سے جوان آدمی کو بھی چوٹ لگنے کے بعد موتیا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کئی لوگ جو شوگر کے مریض ہیں ان میں بھی کیٹریکٹ بن سکتا ہے، اچھا اور اگر بن جائے تو وہ جلدی بنتا ہے بنسبت ان کے جو کہ ایج کی وجہ سے جن کا ہوتا ہے۔ پھر کچھ ایسی ادویات ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں جیسے اسٹیرائڈز ہیں، اس کا اگر قطرے استعمال کریں تو بھی کیٹریکٹ بننے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اور اگر ویسے دوائی کے حساب سے کھائیں تو اس میں بھی چانس ہوتا ہے۔ چانس کی بات ہے، ہو سکتا ہے، سب کو ہوتا نہیں ہے، اچھا لیکن ہمیشہ اگر آپ دیکھیں کہ لٹریچر جو آتا ہے دوائیوں کے ساتھ اس میں یہ ضرور لکھا ہوتا ہے کہ اس میں چانس ہے کہ موتیا بھی بن سکے، لیکن ان سب کا آخرکار علاج ایک ہی ہوتا ہے، یہ آپریشن نہیں ہوتا کہ وجہ کی وجہ سے علاج فرق ہو گیا، اچھا اس کا علاج ایک ہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے موروثی کا بتایا، تو یہ مرض موروثی بھی ہے، یعنی اس کا تعلق جینز کے ساتھ بھی ہے؟ جی کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ نہیں، یعنی بہت کم کو ہوتا ہے۔ اچھا ہمارے ملکوں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ کہ کزنز میں میرج ہوتی ہے، جی تو اس میں آبویسلی وہ کانسنٹریشن ایک طرح سے کہہ لیں اس کی جو جینیٹک مٹیریل ہے جی جی اس کی انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے وہ پھر زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستان میں آپ جائیں یا ایسی جگہ جہاں فرسٹ کزن میرجز ہوتے ہیں جی جی تو بچوں میں موتیے خاصے زیادہ ہوتے ہیں، اچھا علاج اس کا پھر بھی سرجری ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اور آنکھوں کی امراض کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ اور کون کون سے جو کامن امراض ہیں اسپیشلی ایشیائی ملکوں کے اندر یا ایشیائی جو ہمارے افراد ہیں ان کے اندر؟ ہاں ایک چیز ہوتی ہے اس کو کالا موتیا کہتے ہیں، اچھا وہ بھی عام اصطلاح سے چلا آ رہا ہے کہ پرانے زمانے میں جب آہستہ 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 نظر ختم ہو جاتی تھی تو اور اس زمانے میں علاج نہیں تھا اس کا، تو اس کو کالا موتیا کہا جاتا تھا۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر ایک پانی سا بنتا ہے، اچھا وہ پانی آنکھ کو مینٹین کرتا ہے اور آنکھ کے اندر جو جتنا بھی خوراک جاتی ہے اور اس میں سے گندگی جو باہر نکلتی ہے اس سب کو ڈیل کرتا ہے۔ اچھا کسی صورت کے سے یہ ہمیں ابھی تک صحیح نہیں پتا، یا اس کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے یا اچھا اس کی ڈرینیج کم ہو جاتی ہے، صحیح تو دونوں صورتوں میں آنکھ کے اندر پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا اب یہ کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ اس آنکھ کا پریشر کا عام طور سے بلڈ پریشر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اچھا کیونکہ ان دونوں صورتوں میں دونوں آنکھیں انڈیپینڈنٹ یونٹ کے طور پہ کام کر رہی ہیں، اچھا کہ اس کے اندر سے پانی بن رہا ہے، وہ سرکولیٹ اندر ہی کر رہا ہے اور پھر اندر سے باہر ریلیز ہو جاتا ہے اور پھر صحیح خون میں جا کے مل جاتا ہے۔ اچھا تو یہ میکینزم جو ہے، جس طرح سے سمجھیں ڈرینیج چینل ہے، جی یہ میکینزم گڑبڑ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آنکھ کے اندر پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ جی وہ پریشر جو ہے آنکھ کے اندر جو پردہ ہے اس کی خاص جگہ جہاں پہ کہ اس کے اندر آپٹک نرو آ کے لگتی ہے وہاں پہ پریشر کرتا ہے، جی اور اس پریشر کی وجہ سے آہستہ 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 نظر کم ہوتی جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا، ہمارے پاس ایک کال ویٹنگ کے اوپر ہے، آپ پلیز بات کیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سلیم بول رہا ہوں ہالینڈ سے۔ جی سلیم بھائی۔ جی وہ میں نے یہ پوچھ رہا تھا کہ میرے وہ جسم پہ وہ بہت سخت خشکی ہوتی ہے، سر پہ، چہرے پہ اور ٹانگوں پر بڑی سخت خشکی ہوتی ہے، کافی علاج کرا یہ جاتی نہیں ہے خشکی، اچھا پتہ نہیں اس کے لیے کیا کریں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، مگر ڈاکٹر صاحب کی اسپیشلٹی جو ہے وہ آئی ڈیزیزز ہے، میں پوچھ لیتا ہوں ان سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سلیم بھائی۔ اچھا بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ میں اس ماہر تو نہیں ہوں جی لیکن لوگ کہتے ہیں کہ خشکی میں زیتون کا تیل لگانے سے فائدہ ہوتا ہے اسکن کے اوپر۔ صحیح، ٹھیک ہے میں بتا دوں۔ جی سلیم بھائی، زیتون کا تیل ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جیسے لوگ سنا ہے میں نے، یہ کوئی تیر بہدف نسخہ نہیں ہے۔ جی جی بالکل، زیتون کا تیل تو کافی فائدہ مند ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم آنکھ کے پریشر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جی جی ایک اور کال آ گئی ڈاکٹر صاحب، ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں صغیر بول رہا ہوں بلیک بن سے۔ جی صغیر بھائی۔
अर्ज ये है कि मुझे दूर की तो मेरी नज़र ठीक है, अच्छा लेकिन प्रॉब्लम है मुझे कि जब मैं कोई किताब पढ़ता हूँ तो 5 मिनट के बाद बिल्कुल मेरे आंखों के नीचे अंधेरा आ जाता है। अच्छा, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपको तकलीफ भी होती है आंखों में? जी, तकलीफ नहीं होती। अच्छा, मैं बात कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बात कीजिए जी डॉक्टर साहब। अच्छा, सगीर साहब ये बताएं कि अगर मैं पूछ सकूं कि आपकी इस वक्त क्या उम्र है? तकलीफ नहीं होती, सिर्फ अंधेरा छा जाता है और उसके बाद मुझे बंद कर देनी पड़ती है बुक। जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या कोई चश्मा पहनते हैं, एक चीज, और दूसरी है कि आप जी हाँ, मैं गिलास पढ़ने का चश्मा पहनते हैं? सगीर भाई आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए डॉक्टर साहब से। हेलो डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या आप चश्मा पहनते हैं पढ़ने का? जी जी जी, ना मैं पहनता हूँ, बिल्कुल पहनता हूँ, लेकिन मुझे होता ये है कि 5 मिनट के बाद मुझे कंपलसरी बुक बंद कर देनी पड़ती है कि अंधेरा छा जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आखिरी दफा आप ऑप्टिशियन के पास कब गए थे? अभी तकरीबन लास्ट वीक मैंने ये करवाई है। लास्ट वीक करवाई है। और ये क्या चश्मा आपका पुराने चश्मे से बेहतर समझते हैं आप, ये या नहीं बेहतर समझते? बेहतर है, लास्ट जो मेरे ग्लासेस थे उससे काफी बेहतर है। जी जी, वो याद रखिए कि नजदीक के पढ़ने का जो सिलसिला होता है वो हर 2 साल बाद तकरीबन नंबर थोड़ा बहुत चेंज होता है। जी, अगर तो आपकी इसके साथ एडजस्टमेंट है चश्मे के साथ और इससे आराम है तब तो ठीक है, वरना बेसिकली हम इस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ऑप्टिशियन ने देखा, उसने क्या कहा। अगर उसने समझा कि आपकी नजर ठीक है या नजर में मोतिया है, नहीं है, या कोई और मसला है, तो वो आपको डायरेक्टली हॉस्पिटल के लिए रेफरल भेज देता है। अगर उसने नहीं भेजा है और फिर भी आपको मसला है तो फिर उससे आपको कंसल्ट दोबारा करना चाहिए कि जी मुझे ये चश्मा ठीक नहीं है, अगर जरूरत है मुझे भेजे जाने की तो प्लीज मुझे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाए, ठीक, ताकि जो भी हमने देखना है हम देख सकें। ठीक ठीक है, ठीक है, बड़ी नवाजी, बड़ी नवाजी। बहुत शुक्रिया सगीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी जी डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब किया था मैंने। अच्छा, आंख के प्रेशर के बारे में हम बात कर रहे थे, काले मोतियों के ऊपर, प्लीज कैरी ऑन तो कीजिएगा। आंख का प्रेशर जो है वो चूंकि एक साइलेंट सी कंडीशन है, उसकी कोई तकलीफ नहीं होती है, तो इसलिए जो ऑप्टिशियन के पास जब भी हम हर साल यहाँ पे जाते हैं जी, तो वो हमेशा प्रेशर जरूर चेक करता है। नाज़रीन को शायद याद हो कि जब भी वो जाते हैं तो एक हवा की फूंक सी आंख में लगती है एक मशीन से, जी, वो उसको टोनोमीटर कहते हैं, और वो हवा इस्तेमाल करता है। सिंपली एक तरह से स्क्रीनिंग टूल है कि जब भी पेशेंट कोई आएगा नजर चेक होने के बाद वो प्रेशर जरूर चेक करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग हमारे पास जल्दी पहुंच जाते हैं। कई डायग्नोज सही नहीं भी होते और गलती से भी पहुंच जाते हैं, लेकिन गाइडेंस है उसकी, नाइस की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस की, कि एक सर्टेन लिमिट का अगर प्रेशर हो, जैसे कि नॉर्मल प्रेशर हम कहते हैं 10 और 20 मिलीमीटर मरकरी के बीच में होना अच्छा है। अच्छा, अगर 21 या 21 से ऊपर प्रेशर होगा तो ऑप्टिशियन हॉस्पिटल भेज देगा। अच्छा, चाहे सब ठीक हो, कोई चीज खराब ना हो, फिर भी बाय गाइडेंस फ्रॉम नाइस उसकी रिक्वायरमेंट है कि ऑप्टिशियन इसको रेफर कर दे। फिर वो हमारे ऊपर है कि हम उसके साथ जितनी भी चीजें कनेक्टेड हैं, 4-5 टेस्ट करने होते हैं हमें। अच्छा, वो हम टेस्ट करके आइदर हम ये प्रूव करते हैं कि हाँ इसको है ये मर्ज या नहीं, इसको मर्ज नहीं है, और फारिग कर देते हैं। अच्छा, अगर मर्ज निकलता है तो ऑब्वियसली फिर हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जो कि आजकल कतरों के उसमें होता है फॉर्म में। ये कतरे कई दफा दिन में 1 दफा डालने पड़ते हैं, कई दफा 2 दफा, डिपेंडिंग करता है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उसको करता है। ठीक। तो डॉक्टर साहब, आंख के प्रेशर की आपने बात की। आंख का प्रेशर मैं पूछना चाहूँगा कि ये बढ़ता किस तरीके से है, क्या वजूहात होती हैं इसकी? भैया 25% तो जो है वो फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है कि किसी को पहले हुआ हो।
अच्छा, बाकी 75% तो डेफिनेटली ये हम कह सकते हैं कि एक्चुअल कॉज नहीं पता, जेनेटिक स्टडीज हो रही हैं, शायद उसमें एक जीन भी निकल आए, पता चलेगा कि जिसमें ये जीन है उसमें ये होगा, लेकिन कॉज से ज्यादा हमें सिर्फ ये पता है कि मैकेनिज्म उसका क्या है। अच्छा, और ये एक किस्म का काला मोतिया एक ग्लूकोमा है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी ओपन एंगल। इसमें ये होता है कि हर चीज ठीक लग रही होती है लेकिन फिर भी प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा, जब हम देखते हैं आंख के अंदर, जब हम अगले हिस्से को देखते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, पिछले हिस्से को देखते हैं उसमें थोड़ा सा अंदाजा होता है कि शायद प्रेशर की वजह से असर हो रहा है पर्दे के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी ओपन एंगल। प्राइमरी ओपन एंगल, ठीक है। हाँ जी, कई दफा ऐसे लोग आते हैं जो कि कम परसेंटेज होती है जिनको आंख में बहुत सख्त दर्द होता है और वो फिर बेसिकली रात को या सुबह को या किसी भी टाइम पे वो दर्द शुरू हो जाएगा और वो हॉस्पिटल में विद इन 24 आवर्स तो पहुंच ही जाते हैं। अच्छा, इसको कहते हैं एक्यूट एंगल क्लोजर या क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। और ये एक्यूट का मतलब है जल्दी से होता है। बिल्कुल। और इसमें मरीज को दर्द बहुत होता है, धुंधलापन हो जाता है, पानी आता है, आंख सुर्ख हो जाती है, कई लोगों को मतली और उल्टी भी हो जाती है दर्द की वजह से। अच्छा, तो ये बेसिकली वजह होती है कि जो सर्कुलेशन अंदर है, जो अंदर पानी घूम रहा है जिसको हम एक्वस कहते हैं, उसकी सर्कुलेशन में कोई रोक आ गई, एक तरह से डैम सा बन गया है। अच्छा, तो वो पिछले हिस्से से अगले हिस्से में नहीं आ सकता। अच्छा, डॉक्टर साहब एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं। जी जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बेटा खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं। नवाजिश काजी मेरा नाम है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से मेरा तल्लुक है। जी जी, तो अल्लाह ताला ने हमें ये सारा बॉडी जो जी इसमें आंखें भी बड़ी नेमत है। बिल्कुल। तो उसमें नेमत साथ जो मैं अपना पर्सनल अल्लाह ताला का हुक्म या नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पा के इलाज कराना बहुत जरूरी है। और जैसे जदीद साइंस, जैसे डॉक्टर माशाल्लाह माँ अल्लाह ताला के लिए में और इजाफा फरमाए, आमीन। जिंदगी तंदुरुस्ती ऐसी सर्वत दे और आप तकबीर वालों। तो मैं एक छोटी सी शेयर करना चाहता हूँ। वो एक इलाज है कि इलाज जो मेडिसिन है, ऑपरेशन है, मोतिया का जो भी हो, जी जी, वो जरूर कराना चाहिए प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ या नूरो इज्जो जल अल्लाह नूर समावात, जो भी मरीज आपसे बात करी है ऑन एयर, आप सबको कभी बड़ी खिदमत होगी कि उसके साथ कम से कम 11 दफा नमाज के बाद पढ़ के अपनी उंगलों पे हाथ पैर के फेर लें। मेरा तजर्बा है कि मेरी आंख काफी ठीक है, मेरी इस वक्त 68 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो मेरी आंखों इलाज भी मैंने कराया और किसी ने ये भी बताया तो मैंने किया। 5 नमाजों में मैं 11 पढ़ के फूंक मारता हूँ कभी की बार, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखें का बिल्कुल रोशनी ठीक है माशाल्लाह। तो ये भी आप साथ तकबीर टीवी के हवाले से मैं ये आपसे कर रहा हूँ। तो आप ये भी साथ इसके ये भी करें क्योंकि जिसने हमें ये नेमत दी आंखों की, तो उसका भी शुक्र अदा कर दो, सभी सवाब मांगने चाहिए। और यार नूर की सिफ्त पाक है, अल्लाह नूर समावात है। तो डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला और इस्तकामत दे के खिदमत करें, अल्लाह ताला टीवी वालों को दर्जात बुलंद करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजी भाई, बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि भी हमारे कॉलर ने फ़ोन किया था, उन्होंने बताया कि या नूरो जो है हर नमाज के बाद 11 मरतबा अगर आप पढ़ अपनी आंखों पे फूकेंगे इसको तो इंशाअल्लाह आपकी नज़र जो है वो ठीक रहेगी। जी डॉक्टर साहब, इस बारे में भी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं जी, वो जो उन्होंने बता दिया वो ज्यादा स्पेशलिस्ट है इस मामले में तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और जरूर इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला के कलाम में बहुत 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 बरकत है जी। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे आंख सुर्ख हो जाती है, धुंधलापन होता है और दर्द, सख्त दर्द, नौजिया, वॉमिटिंग, यहाँ तक के इंसान जो है वो किसी सूरत पल चैन नहीं आता। ऐसी सूरत में कई लोग बर्दाश्त करते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उनको सीधा जो उनका नजदीकी हॉस्पिटल की कैजुअल्टी है या A&E है वहां पहुंचाना चाहिए। वो फौरन से आई के डॉक्टर को बुलाएंगे और वो देखा जाएगा, क्योंकि उसका जितना जल्दी ट्रीटमेंट हो उतना बेहतर है, वरना नजर जाया हो जाती है। अच्छा, मेरा बताने का मकसद ये था कि ऐसे मौकों पे बर्दाश्त करके बहादुर नहीं बनना, बिल्कुल फौरन से हॉस्पिटल पहुंचना है ताकि जितनी जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट शुरू हो। और ट्रीटमेंट यही होता है कि प्रेशर को एकदम से कम किया जाए, उस रेंज में लाया जाए जो रेंज मैंने आपको बताया है 10 से 20-21 का, उस रेंज में लाया जाए और फिर उसका कोई तदारक अगर करना है तो वो किया जाए। अच्छा,
ورنہ نظر چلی جاتی ہے، اور وہ نظر ایسی جاتی ہے کالے موتی میں جو واپس نہیں آتی، اسی لیے اس کا نام کالا ہے. اچھا. ان کمپیریزن ٹو سفید موتیا جو کہ سفید ہوا کرتا تھا، اور سفید ہمیشہ اچھا مانا جاتا ہے جی جی، اور کالا ہمیشہ برا مانا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جیسے خدا نخواستہ کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے کالے موتیے کی ڈائگنوسس کے بعد، تو آپ کا سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟